हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस, जहां हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी को जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को लाइक किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या होते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है। यह पावर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स के द्वारा प्रदान की जाती है। पावर को वोल्टेज और करंट के रूप में सप्लाई किया जाता है। किसी भी हमें क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हमें ऑपरेट कराना है तो उसमें हमें पावर की नीड होती है। और पावर जो है किसकी फॉर्म में होती है? वोल्टेज और करंट की फॉर्म में होती है सर्किट में। तो वोल्टेज सोर्स क्या है? एक सोर्स जिसके द्वारा पावर जो है वोल्टेज के रूप में प्रदान की जाती है, वो क्या कहलाती है? वोल्टेज सोर्स कहलाती है। करंट सोर्स क्या होती है? एक सोर्स जिसके द्वारा पावर करंट के रूप में प्रदान की जाती है, वो क्या कहलाती है? करंट सोर्स कहलाती है। वोल्टेज और करंट सोर्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। डायरेक्ट करंट सोर्स क्या होते हैं? जब सोर्स लोड को डीसी करंट सप्लाई करता है, जब सोर्स लोड को डीसी करंट सप्लाई करता है तब उस सोर्स को डीसी सोर्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है डीसी रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी जो है रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करते हैं और उसमें यदि अगर कोई भी रिपल फैक्टर रह जाते हैं एसी के तो वो फिल्टर सर्किट लगा के उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका एसी सोर्स। क्या होता है? अल्टरनेटिंग सोर्स। जब सोर्स लोड को एसी करंट सप्लाई करता है तब उस सोर्स को एसी सोर्स कहते हैं। जैसे आपका ऑसिलेटर होता है। ऑसिलेटर क्या करता है? एसी सिग्नल सर्किट में एसी सिग्नल सप्लाई करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स, जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि अगर हम सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस लोड कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारे सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पर लोड कनेक्ट करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या करते हैं, जब हम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं एवं वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस मल्टीमीटर लगाकर वोल्टेज नापते हैं। यहाँ पे हमने लोड रेसिस्टेंस लगाया है तो क्या है, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज नापेंगे तो क्या होगा, वो वोल्टेज सोर्स से टर्मिनल वोल्टेज कम होगी। क्यों? क्योंकि इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा और इसके इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, इसकी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसकी वैल्यू कम होगी वोल्टेज टर्मिनल की वोल्टेज सोर्स से। वोल्टेज टर्मिनल जो मैंने लिखा है, टर्मिनल वोल्टेज लोड पर कम होगी बिना लोड पर टर्मिनल वोल्टेज से। अगर हम लोड लगाते हैं सर्किट में, लोड लगाते हैं तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। अगर हम नहीं लगाते हैं तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, वही होगा जो उस जहाँ से जैसे 12 वोल्ट है यहाँ पर, तो हमें इसके अक्रॉस कितनी मिलेगी? 12 वोल्ट ही हमें मिलेगी। 1-2 पॉइंट का वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। अब होता है सर्किट में क्या कि अगर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें, अगर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी और करंट की वैल्यू बढ़ने के कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है या कम होता है, वो किस कारण होता है? मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती हैं उनके बीच में 2 इलेक्ट्रोड होती हैं। 2 इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसकी अपनी एक रेसिस्टिविटी होती है और अपनी एक कंडक्टिविटी होती है। उस रेसिस्टिविटी के कारण क्या होता है, उसका एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। इंटरनल रेसिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? सोर्स रेसिस्टेंस कहते हैं। सोर्स रेसिस्टेंस। और ये किस में होता है? एसी सर्किट में ये इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस कहलाता है। और डीसी सर्किट में ये क्या कहलाता है? इंटरनल रेसिस्टेंस। अच्छा, इम्पीडेंस और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? रेसिस्टेंस तो एक डिवाइस हो गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऐसे ही इम्पीडेंस क्या है? जब सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और आपका रेसिस्टेंस एक साथ कनेक्टेड हो, या फिर इंडक्टर और रेसिस्टेंस एक साथ कनेक्टेड हो, तो इस क्या कहलाता है? एक इम्पीडेंस कहलाता है। यदि हम वोल्टेज सोर्स के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो क्या है, एक 12 वोल्ट की बैटरी को मैंने 2 ओम के रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया और 20 ओम के रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। दिस इज़ 20 ओम, दिस इज़ 2 ओम एंड दिस इज़ 12 वोल्ट। तो क्या होगा, इसमें आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट मीन्स 2 ओम प्लस 20 ओम, तो कितना ओम हो जाएगा? 22 ओम आर इक्विवेलेंट। इसमें बहने वाली करंट क्या होगी? आई एल इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी एस अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो वी एस कितना मेरा? 12 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट कितना मेरा? 22 ओम।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। नाउ हमने इसमें बहने वाली करंट को निकाल लिया। अब इसमें निकालेंगे टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कितना होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसके अक्रॉस, तो निकालेंगे इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल्स टू IR, IL इंटू RL। तो IL कितना है मेरा 0.5 और RL कितना है मेरा 20 ओम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। तो VT कितना आ गया 10 वोल्ट। नेक्स्ट आता है हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स निकालना है, सोर्स वोल्टेज निकालना है कि 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो VS इजिकल्स टू IL इंटू RS। IL कितना है 0.5 और RS कितना है मेरा 2 ओम। तो ये कितना हो गया 1.0 वोल्ट। तो क्या यहाँ से यहाँ तक का कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें 10 वोल्ट। तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ 10.9 वोल्ट मिलेगा यदि हम VS अपॉन 1 प्लस RS अपॉन RL फॉर्मूले से करेंगे तो ये क्या आएगा समथिंग 10.9। लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाया है, समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 10 वोल्ट का होगा। 1 वोल्ट का सॉरी यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 1 वोल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें 10 वोल्ट मिल रहा है, था हमारा कितना 12 वोल्ट, 11 के समथिंग हमें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है कि एक वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस सर्किट में। तो ये था कॉन्सेप्ट वोल्टेज सोर्स का। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट सोर्स क्या है, जिसमें IS क्या है करंट सोर्स है, सोर्स करंट है, RL क्या है लोड रेसिस्टेंस है और RS क्या है सोर्स रेसिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम, हमारे इसमें सर्किट में बहने वाली करंट कितने है IS है, जो क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्यों, ये दो रेसिस्टेंस किसमें है पैरेलल में है। इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो I' फ्लो करेगी और इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो IL फ्लो करेगी। तो टोटल करंट कितनी होगी IS इजिकल्स टू I' प्लस IL। तो क्या है ये दोनों पैरेलल में होने के कारण क्या होगा, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा सेम होगा वोल्टेज। तो VS इजिकल्स टू VL। तो VS हम क्या कर सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR, I कितना है आपका I' इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितनी है I' और रेसिस्टेंस कितना है RS। इसके अक्रॉस करंट कितनी है IL और रेसिस्टेंस कितना है RL। तो इक्वल करेंगे तब तो हम I' की वैल्यू हम जानते हैं IS माइनस IL इंटू RS इज इक्वल्स टू IL RL। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा RS IS इज इक्वल्स टू IL RL, सॉरी RS इज इक्वल्स टू IL और RL। तो क्या होगा IS RS इज इक्वल्स टू IL RL प्लस IL RS। IS RS इज इक्वल्स टू IL RS प्लस RL। तो IL यहाँ से होगा तो क्या होगा IS अपॉन RS अपॉन में RS प्लस RL। तो इसको क्या करेंगे हम RS से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा RL प्लस RS। तो IL कितना है, लोड करंट कितना होगा सोर्स करंट के अपॉन 1 प्लस RL अपॉन RS, जहाँ जो लोड रेसिस्टेंस है और सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 से कम है तो हम कह सकते हैं कि लोड करंट इज इक्वल्स टू सोर्स करंट के इक्वल है। तो तब हम कह सकते हैं कि IL लोड करंट IS सोर्स करंट के बराबर होगी। नेक्स्ट हमारा आता है आइडियल सोर्स। आइडियल सोर्स क्या होता है, आइडियल सोर्स वह सोर्स होता है जो किसी भी वैल्यू की करंट को कांस्टेंट वोल्टेज पर सप्लाई करने में सक्षम होता है। किसकी कांस्टेंट वोल्टेज पर, कांस्टेंट वोल्टेज कब होगा जब हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को 0 कर दें। जब सर्किट में रेसिस्टेंस नहीं होगा तो वोल्टेज क्या होगी कांस्टेंट होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा अर्थात एक वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल इम्पीडेंस 0 होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह व्यवहार करता है। आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स वह होता है जो लोड की किसी भी वैल्यू पर कांस्टेंट करंट सप्लाई करने में सक्षम होता है। और करंट की वैल्यू कांस्टेंट कब होगी, अगर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दें, और ऐसा आइडियल करंट सोर्स सर्किट बनाना इम्पॉसिबल है। तो इसको हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड आइडियल सोर्स। आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स की VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं। यदि लोड करंट और सोर्स वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज को देखें तो आइडियल कर्व में हम वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। पहले वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक, यदि हम लोड करंट को बढ़ाते हैं, लोड करंट को बढ़ाते हैं मतलब कि अगर हम हमें वोल्टेज को कांस्टेंट करना है तो हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। आइडियल कर्व में अगर हम रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 करते हैं तो
करंट क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन एक कांस्टेंट वोल्टेज पर बढ़ेगी। ये तो हुआ आइडियल कर्व। लेकिन प्रैक्टिकल कर्व क्या कहता है कि अगर हम लोड करंट को बढ़ाते हैं तो जो सोर्स वोल्टेज है वो क्या होगा, कम होगा हमारा, जो इस कर्व के थ्रू बताया गया है। तो क्या है, ये डिफरेंस है प्रैक्टिकल सोर्स में और आइडियल सोर्स में। हम करंट सोर्स की वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इसमें आइडियल कर्व क्या होगा, इसमें जो सोर्स करंट है वो कांस्टेंट कब होगी, यदि हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दें, और ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ आइडियल कर्व में ही पॉसिबल है, लेकिन वैसे सर्किट बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसको हम यहीं तक पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल कर्व में देखें सोर्स करंट को, तो क्या होगा, जब हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को इन्फिनिटी तक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्यों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगी, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगी, कम होगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।